हेलो बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज आप लोगों ने नीट 14 का पेपर दिया हुआ है और उम्मीद करता हूं पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो फिजिक्स के बच्चे हम लोग पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिक्स जैसा कि सिंह सर का बच्चे विजन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलिए इसी विजन के साथ बच्चे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि विच इज करेक्ट, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कि पैरेलल इंसिडेंट लाइट इंटरसेक्ट एट अ फोकल प्लेन एंड ऑफ द ऑप्टिकल सरफेस। तो पहला तो बच्चे ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि पैरेलल इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट एट फोकस ऑफ द ऑप्टिकल सरफेस। तो पहले तो बात है यहाँ पे, ये जो बात हो रही है ये हो रही है बच्चे आपकी स्फेरिकल मिरर के लिए। ये सारी बातें किसके लिए हो रही है बच्चे? आपकी स्फेरिकल मिरर के लिए, ये आपको याद रखना है। तो स्फेरिकल मिरर के लिए अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कॉनकेव मिरर हो, तो कॉनकेव मिरर का मैं केस ले रहा हूं यहाँ पे। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है कि आपका जो इनर सरफेस है वो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा, और आउटर सरफेस बच्चे क्या होगा? रफ होगा। तो कह रहा है कि पैरेलल इंसिडेंट लाइट, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस। या तो बच्चे फोकस से जाएगा या फोकल प्लेन से होके जाएगा। ठीक है, तो वही पहला आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, ये होगा आपका फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि पैरेलल इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ फोकस ऑफ द ऑप्टिकल सरफेस। तो वही तो बोला हुआ है, या तो ऑप्टिकल क्या होगा? फोकल प्लेन से होके जाएगा, या कहां से जाएगा बच्चे? आपका फोकस से होके जाएगा। तो यहीं पे अगर हम लोग एक प्लेन बना लें तो ये हो गया हमारा बच्चे प्लेन, या तो इस प्लेन से होके जाएंगी आपकी रेज, या क्या होगा बच्चे? इस पर्टिकुलर फोकस पॉइंट से होके जाएगा। तो इसका मतलब ये भी बच्चे क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कि फॉर स्फेरिकल मिरर एफ इक्वल्स टू आर बाई टू कॉस थीटा, जहां पे आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इंसिडेंट रेज आर मार्जिनल, थीटा इज इंसिडेंस एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चे यहाँ पे थीटा। तो अगर आप देखो, चूंकि आपकी जो रेज होती हैं वो कैसी होती है बच्चे? पैरा एक्सियल रेज होती हैं। रेज आर पैरा एक्सियल, दैट मींस जो एंगल होगा उनके बीच का वो कितना होगा बच्चे? आपका 0 डिग्री। तो इसी को बच्चे हम लोग क्या पढ़ते हैं? थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यही रिजल्ट हमारा निकल के आ जाता है एफ इक्वल्स टू आर बाई टू का, जो कि हम लोग एज अ रिजल्ट पढ़ते हैं। तो ये अभी बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चे कि स्फेरिकल मिरर के लिए क्या होगा आपका? एफ इक्वल्स टू आर बाई टू कॉस थीटा। तो इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट बच्चे क्या है? करेक्ट है। तो ऑल आर करेक्ट, मतलब आपका चौथा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। देखते हैं बच्चे दूसरा क्वेश्चन। कह रहे कि a rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that it end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror। तो देखो, तो पहले तो बात हो रही है यहाँ पे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो कह रहा है कि कॉनकेव मिरर में यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है? अच्छा, रॉड का लेंथ दे रखा है, और जो दूसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली है वो दे रखा है आपको। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है देखो कैसे लिखा हुआ है? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मार्क दिस वर्ड। ये कह रहा है कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एक सीधी सी बात है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट बच्चे कुछ ऐसे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज लाइंग लाइक दिस, और इसका फोकस आपको दे रखा है। फोकल की लेंथ कितना है बच्चे? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका फोकस पॉइंट, और ये डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एंड इन सच अ वे दैट इट इंड्स क्लोजर टू द पोल। जो आपका पोल से क्लोजर है, मान लेते हैं ये इंड बच्चे ए है और ये इंड क्या है? बी है। तो इस इंड का यहां से जो डिस्टेंस है बच्चे ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगा। तो पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक बात तो क्लियर है, फोकस क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर, और आप जानते हो कि जब आपका कॉनकेव मिरर हो तो फोकल क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। ये आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। यू दे रखा है। अब देखिए ए का दे रखा है, तो भाई उसका जो ए सिरा है उसका डिस्टेंस है बच्चे, तो यू ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, यहां से जरा पहले इसकी इमेज निकालो कि इसका जो बच्चे ए इंड है उसका इमेज का डिस्टेंस क्या होगा पोल से। पोल मतलब ये इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस होगा? तो ये होगा बच्चे आपका वी ए।
तो VA हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/u प्लस 1/b, जो कि होता है आपका मिरर फार्मूला। तो 1/f इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, 1/-10 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1-20 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/b। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो v का वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा बच्चे आपका -20 सेंटीमीटर। तो VA जो देगा वो कितना देगा आपको, -20 सेंटीमीटर। अब देखिए रॉड का लेंथ दे रखा था बच्चे कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये लेंथ आपको ऑलरेडी पता है O से लेके P से लेके A तक की, जो कि है 20 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे टोटल लेंथ होगा, जो टोटल लेंथ होगा बच्चे यहां से यहां तक का, ये होगा बच्चे आपका 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो बेसिकली UB है, UB होगा आपका -30 सेंटीमीटर, और F आपका सेम रहने वाला है, F दे रखा है -10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे VB का वैल्यू और देखते हैं VB क्या आएगा। तो बेसिकली यहां से हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/UB प्लस क्या होगा यहाँ पे 1/VB। ये कुछ आपको ऐसी वैल्यू देगा। तो 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब 1/-10 इक्वल्स टू UB यहाँ पे क्या होगा 1/-30 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/VB। तो जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो जो VB का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा बच्चे आपका -15 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या देगा हमको, L इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ VB माइनस क्या हो जाएगा बच्चे VA माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका VB, कुछ आपको ऐसी वैल्यू देगा। तो ये है आपका 20, ये है आपका 15, ओवरऑल कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का बच्चे क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा VA और VB बच्चे कहां से आपके डिस्टेंसेस हैं, फ्रॉम द पोल, ये आप याद रखिएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे आपका 4th। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कि दो पैरेलल मेटल प्लेट्स है, और दो पैरेलल मेटल प्लेट्स की बात हो रही है, और उनपे चार्ज क्या है आपका +Q और -Q है। तो एक पे चार्ज है आपका +Q और दूसरे पे चार्ज आपको दे रखा है -Q, and each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in a kerosene oil tank, the electric force between them will be. आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दोनों के बीच में वो कितना होगा। तो देखो भाई यहाँ पे पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चे क्या है आपकी स्मॉल d है। तो अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो बच्चे ये आता है फॉर द पैरेलल प्लेट के लिए ये होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन होता है बच्चे आपका d। ये सिंपल सा फार्मूला है। इसका मतलब है ये d के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी जब हम लोग केरोसिन की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट इज E डैश इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या देगा आपको KD, कुछ ऐसी वैल्यू होगी। तो एक बात तो क्लियर है कि आपका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो डिनोमिनेटर जब इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप जानते हो कि आप क्या लिख सकते हो, F इक्वल्स टू लिख सकते हो यहाँ पे QE। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो जो फोर्स भी होगा वो भी क्या होगा आपका कम होगा। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे तीसरा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, K का वैल्यू है बच्चे आपका 4, हैज अ कैपेसिटेंस C। इफ द ऑयल इज रिमूव्ड, यदि ऑयल को हटा दिया जाए, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स। देखो जब डाइलेक्ट्रिक रखा हो बच्चे तो आपका जो कैपेसिटेंस होता है ये होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये होता है आपका कैपेसिटेंस। अच्छा इस K का वैल्यू आपको दे रखा है वो है बच्चे आपका 4, तो रख जाओ यहाँ पे C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ जाएगा D। अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोला है आपसे कि यदि ऑयल को हटा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये K क्या होगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। तो आपकी जो बेसिकली कैपेसिटेंस है उसके वैल्यू में क्या होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे उसको, C डैश इक्वल्स टू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। तो देखो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, C डैश का वैल्यू ये हो जाएगा C/4। सो C डैश इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा आपका C/4 आपको देगा करेक्ट आंसर।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम लोग आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो कह रहा है कि द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। तो यहाँ पे आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा हुआ है टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में। तो यहाँ पे देखो भाई 6 माइक्रोफैरेड दे रखा है ये, और इधर भी क्या दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड। तो पहली बात तो ये है बच्चे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस है। अच्छा, जब व्हीटस्टोन ब्रिज हो और बैलेंस हो, दैट मींस आपका जो ये मिडिल कैपेसिटर हो या मिडिल रजिस्टर हो, जो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो दोनों ही क्या हो जाते हैं बच्चे, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ ऐसा दिखेगा हमको, दिस इज द आवर इक्विवेलेंट सर्किट। ये कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा, ये आएगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा, इनके जो कैपेसिटेंस है वो दे रखे हैं आपको 6 माइक्रोफैरेड। 6 माइक्रोफैरेड आपका ईच का क्या है, कैपेसिटेंस है, जो आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज में और ये भी क्या है, सीरीज में। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो कैपेसिटेंस है वो जाएगा सी डैश इक्वल्स टू, ये देगा आपको 1/6 प्लस यहाँ पे आएगा आपका 1/6, कुछ ऐसा वैल्यू देगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको कितना, 2/6, जिसे हम लिख सकते हैं बच्चे क्या, 1/3 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे सी डैश के लिए, तो जो सी डैश देगा आपको ये कितना आएगा आपका 3 माइक्रोफैरेड। ऐसे ही बच्चे हम लोग इसके बीच का भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये बच्चे आपका सी डबल डैश, क्योंकि वैल्यू सेम है तो आई थिंक सेम ही वैल्यू देगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफैरेड। अब जरा ध्यान से देखो, तो अब जो आपका फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है वो कुछ ऐसा है, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इधर भी एक कैपेसिटर है, और इसका जो कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरेड है और इसका भी कैपेसिटेंस क्या है, 3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे अगर हम लोग सी नेट लिखें तो सी नेट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड। ये आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल रिजल्ट सी नेट का 6 माइक्रोफैरेड, जो कि हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये आपको दे रखा है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बच्चे क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। तो भाई इसको जरा सॉल्व कर जाओ सीरीज का। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो सी डैश होगा। तो भाई 1/15 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/15 प्लस यहाँ पे होगा 1/15। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो 1/c डैश इक्वल्स टू आएगा 3/15। तो इसको फर्दर सॉल्व कर जाओ तो 3 × 3, 3 × 5 = 15। तो जो c डैश का वैल्यू आएगा ये आएगा आपका 5 माइक्रोफैरेड। ये कुछ आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू देगा जो कि होगा आपका 5 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों बच्चे क्या है आपके, अब अगर हम लोग इसको बनाएं तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा हमको, एक कैपेसिटेंस आपका यहाँ पे है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे है, और इधर कुछ आपकी बैटरी लगी हुई है, ये आपकी बैटरी लगी है, कुछ ऐसा दिखेगा हमको। तो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, इसका क्या है 5 माइक्रोफैरेड और इसका है आपका 15 माइक्रोफैरेड। तो यहां से जरा कैलकुलेट कर जाओ, तो जो नेट दे देगा यहाँ पे सी नेट, ये कितना देगा आपको 15 + 5, तो ये ओवरऑल दे देगा आपको 20 माइक्रोफैरेड। यही होगा आपका फाइनल आंसर, 20 माइक्रोफैरेड, जो कि होगा बच्चे आपका फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी एंड द पोटेंशियल V आपसे पूछा गया है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। तो U = ये होता है बच्चे आपका हाफ CV², डायरेक्ट फार्मूला है ये, जहां पे C है बच्चे आपका कैपेसिटेंस और V है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई थिंक अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन बच्चे आपको करेक्ट दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे आपका फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ B, कह रहे हैं कि शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, एक बहुत छोटा बच्चा ऑब्जेक्ट है, अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। आपसे पूछा हुआ है कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो अगर हम लोग बात करें बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट की और वो अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सियल मैग्निफिकेशन यूज करते हैं बहुत ही शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ये होता है बच्चे माइनस का V/U का होल स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं बच्चे आप हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इजीली लिख सकते हो इसको।
तो बस यहाँ पे क्या करना है, v को अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो बस f और u के टर्म में लिखा हुआ है, तो कन्वर्ट कर लो, मतलब v को रिप्लेस करना है। तो v को रिप्लेस कैसे करोगे, आप जानते हो मिरर फार्मूला 1/f इक्वल्स टू होता है 1/u प्लस होता है आपका 1/v। तो अगर हम लोग यहाँ से v के लिए सॉल्व करो तो 1/v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से ये हो जाएगा 1/f माइनस ये आ जाएगा आपका 1/u। तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ, 1/v इक्वल्स टू क्या देगा आपको u माइनस f अपॉन ये आ जाएगा आपका fu। तो बेसिकली जो v की वैल्यू होगी ये होगी आपकी fu अपॉन ये आएगा आपका u माइनस f, ये आपको कुछ वैल्यू दे देगा। तो चलिए इसको हम लोग वहां रख लेते हैं। तो यहां से जो मैग्निफिकेशन देगा आपको माइनस का, ये आ जाएगा आपका fu अपॉन ये आ देगा आपको u माइनस f इंटू आ जाएगा u का आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये देगा आपका हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो u से u चला गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप बच्चे, f अपॉन ये आ जाएगा f u माइनस f का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये देगा आपको हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई थिंक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है जो कि है बच्चे b, तो यहाँ पे रख जाओ। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा आपका f अपॉन u माइनस f का होल स्क्वायर इंटू क्या आएगा b, कुछ ऐसा आपको वैल्यू देगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन बच्चे आपको करेक्ट देगा, जो कि सॉरी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट इज एफ स्क्वायर अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर इनटू बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सन हैविंग अ डायमीटर d subtend angle theta at the pole of a concave mirror of the focal length f, the size of the image आपसे पूछा हुआ है। देखो पहले तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बात कर रहा है कि कॉन्केव मिरर है, तो ये हो गया बच्चे आपका कॉन्केव मिरर। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सन को हम बच्चे कहाँ कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जो सन है बच्चे वो हमारा कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ऐसा हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो सन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो आप जानते हो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर आपकी रेज आ रही हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे रेज आ रही हैं और यहाँ पे एंगल सब्सटेंड कर रही है बच्चे, कितना है आपका थीटा। सो दीज रेज आर मेकिंग एंगल थीटा विद द पोल। तो ये जो एंगल है बच्चे ये कितना हो गया आपका थीटा। तो एंड ऑब्वियस सी बात है ये होगा बच्चे आपका ऑब्जेक्ट जो कि इनफाइनाइट पे है, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं, और इसी का डायामीटर आपको दे रखा है, ये है बच्चे आपका डी। और आप जानते हो कि जब भी रेज हमारी आती है इनफाइनाइट से तो जो आपका इमेज बनता है वो बनता है बच्चे फोकस पे। तो ये हो गया बच्चे इसका फोकस, एट दिस पॉइंट फोकस विल लाई हियर, ये हो गया फोकस। तो यहां पे बच्चे आपकी कंसीडर कर लेते हैं, ये बन गई आपकी इमेज। और आपको पता होगा कि इमेज बनती है बच्चे आपकी पॉइंट साइज। देखो फोकस पे क्यों बनती है, ऑब्वियस सी बात है, u है बच्चे आपका माइनस का इनफाइनाइट पे, तो यहाँ पे हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो 1/f इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। तो ये तो हो गया बच्चे 1/इनफाइनाइट, तो दे देगा 0, तो इसमें लिख लेंगे हम लोग 1/f इक्वल्स टू ये देगा आपको 1/v। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, v इक्वल्स टू f। इसको हम बोल सकते हैं क्या, v इक्वल्स टू f। और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, हमसे यही डिस्टेंस पूछा है कि ये जो इमेज का डिस्टेंस है बच्चे क्या है आपका x। चूंकि ये इमेज आपकी पॉइंट साइज है तो देखो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, यहाँ पे कुछ ऐसा हमको ये शो हो रहा है, ये कुछ ऐसा, ये है आपका रियलाइजेशन। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये डिस्टेंस बच्चे क्या है f, ये डिस्टेंस दे रखा है x। तो एंगल के टर्म में लिख जाओ इसको, थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो यहाँ पे x बाई f। तो जरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से f इंटू थीटा। तो जो आपका इमेज का हाइट होगा वो कितना आएगा आपका f थीटा। इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है, f इक्वल्स टू दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो जरा निकाल लो यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 2f, मतलब ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि कोई आपको एक कॉन्केव मिरर दे रखा है और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो आपका जो इमेज बनता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनेगा और आपको सेम साइज का इमेज देगा। तो सेम साइज का इमेज देगा, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज है बच्चे वो क्या है 1 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज होगा वो भी क्या होगा बच्चे 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे 1। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे समझना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो जब इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये रूल होता है या इमेज फॉर्मेशन का कि यहाँ पे सेम साइज और इन्वर्टेड और रियल इमेज बच्चे आपका फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट मे बी फॉर्म्ड। देखो कह रहा है कि रियल और वर्चुअल इमेज की बात हो रही है यहाँ पे। सो फर्स्ट इज द रियल इमेज एंड सेकंड इज द वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट आपका रियल ही है, कह रहे हैं कि मे बी फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर ओनली। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बच्चे बात करो तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये आपने बना लिया मिरर, इसका मतलब इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, ये हो गया बच्चे आपका पोल, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करो, इसमें दो ही केस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट के अलावा कहीं पे भी रख लो तो आपका जो इमेज देगा वो फोकस और पोल के बीच में देगा कहीं पे, ये आपका कुछ इमेज आता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि कॉन्वेक्स में आपका जो ऑलवेज अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट कैसा है रियल है, तो आपका जो इमेज होगा वो हमेशा क्या बनाएगा वर्चुअल बनाएगा, तो कॉन्वेक्स तो नहीं हो सकता। अच्छा हम लोग प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, फॉर द केस इन केस ऑफ द प्लेन मिरर, सपोज करिए ये बच्चे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे आपका इमेज बना है, ये डिस्टेंस हो गया x, तो अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या देगा, आपको वर्चुअल इमेज देगा। आपकी जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, यहाँ पे वर्चुअल होगी, ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेन मिरर भी नहीं हो सकता है, तो प्लेन मिरर भी बच्चे कट हो गया, बोथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करें तो वैसे तो सारे केसेस में आपके रियल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, रियल इमेज बनते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक केस होता है, स्पेसिफिक केस वो ये होता है कि कॉनकेव मिरर में बच्चे अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपका इमेज कुछ यहां ऐसे बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बड़े बनता है, और वो सिर्फ होता है आपका कॉनकेव मिरर, सिर्फ एक ही केस होता है। इसका मतलब है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर में तो आपके दोनों ही इमेज बन सकते हैं, वो रियल हो या क्या हो बच्चे वर्चुअल हो। सिर्फ ये कब होगा, जब आपका जो मिरर होगा वो होगा बच्चे कॉनकेव मिरर। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे फोर्थ। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हेन अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ f प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कह रहा है कि जो इमेज है बच्चे, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू ये है 1/nth हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो आपसे डिस्टेंस पूछा हुआ है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है बच्चे, ये क्या है आपका x, जिसका मतलब जो u का वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा आपका माइनस का x। तो यहीं से अगर हम कैलकुलेट करें hi/h0 को, मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं 1/n और इसी को लिख सकते हैं हम लोग माइनस का v/u। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर जाओ तो देखो भाई क्या हो जाएगा, यहां से माइनस का ये क्या देगा आपको, माइनस का v/u इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 1/n। तो अगर हम लोग यहाँ पे जरा सॉल्व करें v के लिए तो v इक्वल्स टू क्या देगा आपको, माइनस का u/n, और u का वैल्यू आप जानते हो क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव माइनस x बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे n, तो v का वैल्यू आपको देगा यहाँ पे x/n, कुछ ऐसी वैल्यू देगा। तो बस अब मिरर फार्मूला लगा दो यहाँ पे और सॉल्व कर जाओ इसको। तो जब मिरर फार्मूला यूज करोगे देखो क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1/u प्लस ये आएगा आपका 1/v। तो भाई 1/f को एज इट इज रहने दो, इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 1/x और ये क्या हो जाएगा आपका 1/v। v कितना हो जाएगा आपका x/n माइनस 1/x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n/x। तो ऐसा करते हैं 1/x को ले लेते हैं कॉमन, इधर क्या बचेगा आपका n-1। तो ये कुछ रिजल्ट आ रहा है, यहां से अगर आप निकालोगे तो बेसिकली देखो क्या देगा, 1/f इक्वल्स टू ये देगा n-1/x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे n-1 इंटू आ जाएगा आपका f, ये दे देगा आपको फाइनल रिजल्ट x इक्वल्स टू n-1 इंटू f, जो कि होगा बच्चे आपका फोर्थ ऑप्शन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा।
देखिए हम लोग 13th क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा हुआ है। तो प्लेन मिरर के क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मली फॉल हो रहा है। तो नॉर्मली फॉल होने का मतलब क्या है कि जिस जहां पे आपका इंसिडेंट करेगा यही पाथ अपना रिट्रेस करेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग एंगल की बात करें तो आपको पता है कि जहां पे आपका बच्चे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो वहीं पे आप क्या करते हो, नॉर्मल ड्रॉ करते हो। तो यही आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। इसका मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दो पैरेलल रेस के बीच का जो आपका एंगल होता है वो होता है बच्चे आपका 0 डिग्री। इसका मतलब है आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2f फ्रॉम द पोल। 2f डिस्टेंस पे रखा गया है और यहाँ पे बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की ऑफ अ फोकल लेंथ f। देन आपसे पूछा है यहाँ पे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो देखो भाई कि डिस्टेंस दे रखा है आपको, मतलब u का वैल्यू दे रखा है 2f, और आपको पता है कि u ऑलवेज नेगेटिव होता है चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो मैग्निफिकेशन पूछा है आपसे, एक f और u के टर्म में आपको मैग्निफिकेशन पता होगा, ये होता है आपका f अपॉन f माइनस का u। तो जल्दी से यहाँ पे वैल्यू रख जाओ। तो f को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2f। तो इसको सॉल्व कर जाओ। तो f इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं f अपॉन 3f, ये f से f कट हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ये वैल्यू दे देगा, आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा ये दे देगा आपको 1/3। तो 1/3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर करेक्ट ग्राफ फॉर द बिटवीन u, v और f। तो हमें पता है कि हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, और हमको ग्राफ प्लॉट करना है किससे किसके बीच में, u और v के बीच में। तो ये हो गया बच्चे u, और ये क्या हो गया बच्चे आपका v। तो देखो यहाँ पे चूंकि f जो है बच्चे वो क्या होगा, u v के वेरिएशन से, लेकिन f क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका जो ये ग्राफ आएगा बच्चे ये देगा आपको कुछ ऐसा। एक्चुअल में ये आपका नीचे भी कुछ ग्राफ ऐसा शो करता है, मतलब एसिम्पटोट बनाता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए ये ग्राफ होते हैं, कुछ ऐसे आपका शो करता है। ये एसिम्पटोट्स आपके फ्रेम होते हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही पूछा हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बनाओ तो देखो यहाँ पे f के लिए क्या होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे f के लिए, तो बेसिकली f के लिए बच्चे ये क्या हो जाएगा, आपका कुछ ऐसे फ्रेम होगा। तो आपका जो करेक्ट ग्राफ हो जाएगा, देखो तो सेकंड दो ग्राफ तो यहीं से एलिमिनेट हो रहे हैं, मतलब सेकंड और क्या हो जाएगा फोर्थ। और तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फॉर द स्फेरिकल मिरर द करेक्ट ग्राफ इज द फर्स्ट वन। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस एन मैग्निफिकेशन ऑफ। देखो प्लेन मिरर के लिए सीधी सी बात है कि अगर कोई भी आपको प्लेन मिरर दे रखा है तो जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर क्या होगा बच्चे, आपका इमेज बनेगा। सपोज कर लो ये अगर डिस्टेंस x है तो आपका जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, x होगा। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो आप जानते हो कि सेंटर से लेके जो डिस्टेंस के बीच की ऑब्जेक्ट हो इसको बोलते हो आप u, और इस डिस्टेंस को बोलते हो बच्चे आप v। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, मैग्निफिकेशन इज माइनस का v बाई u। क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स मेजर करते हैं, तो ये क्या होता है आपका नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो m इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, x बाई एक्स, जो कि आपको दे देगा बच्चे क्या, +1। तो अगर हम लोग बात करें कि प्लेन मिरर के लिए आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, तो वो क्या होगा बच्चे, आपका +1 होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका सेकेंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अ वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से आपका 30 डिग्री पे क्या है, एक मिरर लाई कर रहा है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये कुछ ऐसे आपका लाई कर रहा है और ये है बच्चे आपका मिरर, कुछ लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे ये है आपका प्लेन मिरर और ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, कोई रे आपकी फॉल हो रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये रे आपका फॉल हुआ है यहाँ पे। और आप जानते हो कि जहां पे भी इंसिडेंट पॉइंट होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल, ये हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे।
तो एट दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा जो भी मिरर होता है उसके क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। ये आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है। तो ये हो गया बच्चे आपका नॉर्मल। आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। एक काम करो, यहाँ पे ये जो आपकी इंसिडेंट रे थी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। ये हमने एक्सटेंड कर लिया, और अगर ये 30 है तो बच्चे ये क्या होगा आपका 90। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एंगल हो जाएगा ये आएगा आपका 60। ये एंगल आ गया 60, तो ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60। और अगर हम लोग यहां से देखें तो बेसिकली ये जो टोटल एंगल है ये है बच्चे आपका 90। तो यहाँ पे रिमेनिंग एंगल जो बचा, मतलब दिस एंगल, ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस का 60, और ये क्या देगा बच्चे आपको 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाएगा आपका 30। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। देखो क्या होगा यहाँ पे कि आपका रे रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो रिफ्लेक्ट होके बच्चे रे कुछ ऐसे जा रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा बच्चे इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो मिरर बच्चे आपका ये है, ये मिरर आपको दे रखा है, और ये आपकी रे है रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच का आपसे एंगल पूछा हुआ है। अगेन देखो क्या होगा यहाँ पे, ये टोटल एंगल हो गया बच्चे आपका 90। तो ये जो एंगल होगा दिस मच एंगल, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 90 माइनस 30, ये देगा बच्चे आपको 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा आपका 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो 60 डिग्री होगा वो राइट आंसर होगा, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अ मैन रन्स टुवर्ड अ मिरर विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात तो यहाँ पे प्लेन मिरर की बात हो रही है। तो प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर, और ये है बच्चे आपका कोई ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 15 मीटर पर सेकेंड से बच्चे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ये हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, और ये किधर कर रहा है ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए, टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जेक्ट का स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे जो इमेज का आपका स्पीड होगा वो भी क्या होगा बच्चे 15 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, वो बात अलग है कि यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अब एक्चुअल में ये होता क्या है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन चूंकि मिरर अपनी ही जगह पे है तो आपका जो Vm है, या हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ मिरर, वो हो जाएगा 0। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका, अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो क्या देगा आपको, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा वो भी कितना दे देगा आपको 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 2। देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि an 1 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज ऑफ 1 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, पहले तो समझो। कह रहा है कि यहाँ पे कि एक 1 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर टॉल। अच्छा 1 सेंटीमीटर, पहले तो कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर का होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करो तो कोई भी आप कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर कर लो, इसमें हम 2 ही केस पढ़ते हैं। पहला केस कुछ ऐसा होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, लेकिन आपका जो इमेज बनेगा, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और हमेशा वो रियल मतलब जैसा आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और दूसरा केस क्या होता है कि आपकी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो फोकस पे बनता है, वो भी पॉइंट साइज इमेज बनता है, और दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसका मतलब है कि सेम साइज का इमेज कॉन्वेक्स मिरर में नहीं बन सकता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा कॉन्केव मिरर में अगर हम सेम हाइट की बात करें, और तो क्या कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज, अपराइट इमेज तभी बनेगा जब आपका, कब बनेगा, आपका इमेज जो है वो वर्चुअल होगा। तो अगर हम लोग कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव के केस में कुछ ऐसा होता है कि ये हो गया बच्चे आपका पोल, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, कहां रखा है, फोकस और पोल के बीच में, देन आपका इमेज बनता है यहां पे, मतलब कुछ आपका अपराइट इमेज बनता है, लेकिन ये आपका इनलार्ज इमेज होता है, मतलब बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब आपका कॉन्केव मिरर भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे बच्चे, गलत हो जाएंगे। तो प्लेन मिरर ले लो आप किसी भी हाइट का,
तो आपको पता है कि अगर प्लेन मिरर है आपके पास, तो जितनी हाइट का आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट का क्या देगा, आपको इमेज देगा। एक सिंपल सी बात है। और आपको यह भी याद रखना है कि जितनी दूर होगा आपका मिरर से, उतना ही दूर क्या होगा बच्चे, आपका इमेज भी होगा। तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा बच्चे, आपका फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कि ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस वाई मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो यहां पे कुछ आपको दे रखा है, एक प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ये डिस्टेंस है आपकी x प्लस वाई, और इधर बन रहा है आपका इमेज, और ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है आपको x प्लस वाई। तो आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो बच्चे यही टोटल डिस्टेंस होगी आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है बच्चे 21। कह रहा है कि अ मैन रन्स टुवर्ड्स अ मिरर। देखो सेम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी पीछे। और ये बच्चे क्या है, कोई आपका ह्यूमन बीइंग है और ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, एंड द स्पीड ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मैन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो इमेज होगी ये हो गई बच्चे इसकी इमेज, ये भी इधर आपका रन करेगा कितने आपके वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकेंड से। अब जरा ध्यान से देखना, इमेज ऑफ द रिलेटिव, इमेज पूछा है, स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू मैन, स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू मैन आपसे पूछा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, वी आई माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी एम। तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस 15, माइनस यहाँ पे इसको माइनस कंसीडर कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 15, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे वी आई को आप नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हो, तो माइनस का 30 देगा, लेकिन चूंकि आंसर में मैग्नीट्यूड वाइज है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि है बच्चे आपका सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन बच्चे इसका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर मे फॉर्म अ रियल इमेज। देखो अगर कोई भी आपके पास प्लेन मिरर है, पहली बात तो ये समझो कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बनेगा आपका कैसा, वर्चुअल। ये आपका वर्चुअल बनेगा। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है बच्चे, यहां पे हम लोग ले लें कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लिया, तो फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज विल बी क्या होगा बच्चे, आपका रियल बनेगा। एंड अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए जो आपकी रेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बच्चे, कन्वर्जिंग रेज होंगी, कुछ ऐसी रेज होंगी, देन आपका क्या होगा बच्चे, आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा इस केस में। तो बेसिकली कन्वर्जिंग रेज होंगी तब आपको क्या देगा, ये एक रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो पहला कह रहा है डाइवर्जिंग, नहीं डाइवर्जिंग के केस में तो नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्जिंग का मतलब क्या होगा, अगर रेस कुछ ऐसे जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ये रियल के केस में होता है। देखो अगर सपोज करो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक रे यहाँ पड़ी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरा यहां से बच्चे पड़ी, ये कुछ ऐसे पड़ी, और यहां से क्या होगी, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एक्चुअल में आपके क्या होंगे, मीट नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इनको हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, तो ये किसी एक सर्टेन पॉइंट पे मीट करते हैं और वहां पे आपका बनता है वर्चुअल इमेज। तो आपको एक सीधी सी बात ये याद रखनी है। तो बेसिकली इमेज आपकी जो रेज है वो कैसी होनी चाहिए बच्चे, कन्वर्जिंग रेज होनी चाहिए प्लेन मिरर में, और आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे वर्चुअल, देन आपका इमेज जो है वो प्लेन बनेगा, रियल बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहे थे फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। तो फोकल लेंथ के पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर के केस में बच्चे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बच्चे आपका इनफाइनाइट। तो F इक्वल्स टू होता है आपका R/2। तो ये अगर इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर का, वो होगा इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका सेकेंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव द प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ। तो देखो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 इमेजेस बननी है। तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है आपका, 360/θ, ये कुछ होता है। और इसी में हम लोग कुछ अलग अलग कंडीशंस पढ़ते हैं, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर दो बच्चे आपके कैसे रखे हुए हैं, मिरर कुछ ऐसे रखे हैं और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑरिजिन से ये सेम एंगल बना रहा है, लेट कंसीडर इट 45 और यहाँ भी क्या बना रहा है 45 बना रहा है, तो इसे बच्चे हम लोग बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर 30-60 हो गया मतलब अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है। तो देखो पहले तो क्या होता है, केस कुछ ऐसा होता है यहाँ पे कि अगर आपके नंबर क्या है सम आ रहे हैं तो वहां पे जो नंबर ऑफ इमेजेस होती है वो हो जाती है बच्चे आपकी n-1। देखो अगर आप 30 रखोगे यहाँ पे तो वैसे भी आपको बहुत ही ग्रेटर वैल्यू दे देगा, क्योंकि 360/30 आप जानते हो कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 12। तो ये तो बच्चे 12 इमेजेस तो बन ही नहीं रही है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेम फॉर द 6 और 150 के लिए देखो तो 150 भी बच्चे यहाँ पे नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। 150 के लिए देखोगे तो ये आपको क्या देगा, एक नॉन इंटीजर कुछ वैल्यू दे देगा डेसिमल में। तो अब बच्चे उसको रिमूव करो यहाँ पे। अच्छा n के 90 के लिए जब सॉल्व करोगे तो 90 के लिए तो क्या होगा 360 बाई क्या हो जाएगा 90, तो ये दे देगा आपको 4। अच्छा 4 आ गया यहाँ पे, क्योंकि एक सम नंबर है यहाँ पे आपका 4, मतलब इवन नंबर है, तो आपके जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे यहाँ पे वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी हो जाएंगे बच्चे 4 - 1, मतलब आ जाएगा आपका 3। तो जब आपका ये इवन नंबर हो तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस होती है वो हो जाती है बच्चे n-1। अच्छा देखो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं रे डायग्राम से भी कि कैसे आपकी 3 इमेजेस ही बनती हैं जब दो मिरर रखे हुए हैं बच्चे परपेंडिकुलर। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि ये दो मिरर है हमारे पास जो कि परपेंडिकुलर एक दूसरे से रखे हुए हैं, और ऑब्जेक्ट को हम सिमेट्रिकली कंसीडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बच्चे आपका यहाँ पे रखा हुआ है। तो इजिली रे फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर रे हम लोग डाल देते हैं टू परपेंडिकुलर टू मिरर। तो ये हमने परपेंडिकुलर मिरर कुछ ऐसे डाल दिया यहां से, और ऐसे ही बच्चे हम लोग कुछ ऐसे हो गया, और एक यहां से हम लोग डाउनवर्ड ऐसे कुछ फॉल करा देते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग अब इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखो भाई इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, जब यहां से रे बच्चे फॉल करेगी कुछ ऐसे, तो यहां से ये आपका रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे आएगा और फिर रिफ्लेक्ट होके बच्चे कुछ ऐसे जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला रिफ्लेक्शन, और ऑब्वियस सी बात है इसको हम लोग मिला लेते हैं, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो कहीं आपके रिफ्लेक्टेड रे मीट किए नहीं, तो अगर आप इसको क्या करो थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर दो, तो देखो यहाँ पे आपकी रेज मीट कर रही, तो यहाँ पे आपका पहला इमेज बन जाएगा, मतलब I1 यहाँ पे होगा। और अगर आप देखो कि अब इस वाले हम लोग मिरर पे फॉल कराते हैं सेकेंड वाले पे, तो जब सेकेंड वाले पे फॉल कराओगे तो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट रे फॉल हुआ यहाँ पे, और क्या होगा यहाँ पे भी बच्चे आपका रिफ्लेक्शन होगा, कुछ ऐसे जाएगा, और फिर ये रे रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चली जाएगी। तो ये होगा बच्चे आपका रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और ये भी क्या होगा आपका रिफ्लेक्टेड। हालांकि दूसरे मिरर के लिए वही क्या होगा आपका इंसिडेंट होगा। अब देखो एक्चुअल में तो दूसरी ये भी क्या कर रही है बच्चे, ये जो रे गई हुई है ये भी एक्चुअल मीट नहीं कर रहा है, इसको आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे कुछ ये मीट करेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब आपका दूसरा इमेज बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चे ये रे और ये रे दोनों ही रे कैसे हैं बच्चे, रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो अगर आप इनको क्या ले जाओगे बैकवर्ड इंक्रीज करोगे, तो इनको बैकवर्ड इंक्रीज करने पे आपका जो इमेज है बच्चे वो कुछ इस प्लेस पे बनेगा, ये आ जाएगा आपका इमेज। तो इसका मतलब है ये आपके 3 इमेजेस बच्चे यहाँ पे बन रहे हैं, 3 इमेजेस विल बी फॉर्म व्हेन द टू आपके जो मिरर है वो कैसे होंगे 90 डिग्री पे, कुछ ऐसा। एक्चुअल में बनने चाहिए थे 4, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 इमेजेस का यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसकी वजह से बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पे कि 3 ही इमेजेस आपके फॉर्म हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो 25th क्वेश्चन पे आइए। अ मैन ऑफ लेंथ h रिक्वायर अ मिरर टू सी हिज ऑन कंप्लीट इमेज ऑफ द लेंथ एट लीस्ट इक्वल्स टू। तो एक कोई मैन है जो अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है प्लेन मिरर में। तो भाई ये हो गया आपका, कंसीडर कर लेते हैं क्या है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे कोई एक मान लेते हैं कि h हाइट का कोई एक मैन है जो अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे ये क्या होगा, इसका मान क्या है, हेड कंसीडर कर लेते हैं, ये कंसीडर कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे आईज हैं, और यहाँ कंसीडर कर लेते हैं बच्चे क्या है आपका फीट। देखो एक्चुअल में मान लेते हैं कि इसकी हाइट बच्चे क्या है आपकी स्मॉल h है, ये स्मॉल h इसकी हाइट हो गई, और हेड से आई के बीच की जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं बच्चे क्या है आपका x, और आई से लेके आपकी जो फीट के बीच की डिस्टेंस है ये मान लेते हैं हम लोग y। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि h का जो वैल्यू है उसको लिख सकते हो आप x + y।
ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं हम लोग इसके इमेज फॉर्मेशन पे। तो देखो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा जरा हम लोग वो देखते हैं कि यहां से एक रे बच्चे कुछ ऐसे आएगी और ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी बच्चे आईज पे, जिससे आपको इमेज दिखेगा। ऐसे ही हम लोग फीड की बात करेंगे तो यहां से कुछ ऐसे ही इमेज आपका रे आएगा और ये अभी रिफ्लेक्ट होके कहां पे जाएगा, आपका आईज पे जाएगा। तो जो आपको क्या देगा, आपका फाइनल इमेज देगा। तो यहां से ये आपका इंसिडेंट, ये क्या हुआ रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये क्या हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड। अब एक काम कर लेते हैं कि जहां पे इंसिडेंट पॉइंट है वहीं पे जरा हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करने से यहाँ पे एक फायदा होगा, वो मैं बताता हूं आपको। ये बच्चे हो गया आपका नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया है, और इधर भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया नॉर्मल। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस नॉर्मल ड्रॉ करने से क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, ये बच्चे डिस्टेंस था आपका एक्स डिस्टेंस था। अब ये दो इक्वल डिस्टेंस में आपका डिवाइड हो गया। जो इक्वल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x/2, और ये भी क्या होगा आपका x/2। सेम यहाँ पे भी ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे आपका y/2, और नीचे भी क्या होगा आपका y/2। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे मिरर में, तो सिर्फ आपको इतने मिरर की रिक्वायरमेंट है, इतना मिरर आपको चाहिए। और अगर हम लोग इतनी हाइट देखें तो बच्चे क्या है, ये हो गया x/2 और नीचे है बच्चे आपका y/2। तो जो हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, x/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा y/2, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस y/2। और x प्लस y का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही देखा था, ये क्या था आपका h/2। तो बेसिकली जितनी आपकी हाइट है उससे आधी इमेज का हाइट का आप क्या ले लो, मिरर ले लो, जिससे आपको आपका पूरा इमेज देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चे होगा आपका थर्ड। तो बच्चे ये थे आपके पहले 25 क्वेश्चन, और अगले 25 क्वेश्चन बच्चे आपको कराएंगे शुभम सर। सो थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सेशन, ठीक है, 25 नंबर तक हमारे शिवम सर ने कराया। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही डायनेमिक टीचर है। और वहीं से बच्चों हम लोग आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से, और इस पूरे सेशन को हम लोग एंजॉय करते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि करेक्ट स्टेटमेंट की, तो ए प्लेन मिरर कैन नेवर फॉर्म अ रियल इमेज, कि ये कह रहा है कि रियल इमेज वो बना नहीं सकता। तो पहली लाइन तो यही गलत हो गई, क्योंकि रियल इमेज वो बना सकता है। अच्छा देखिए, उसी से रिलेटेड हमें एक प्यारी सी लाइन मिल गई जो सारी चीजों को खत्म कर देगी। ए प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये स्टेटमेंट सही है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर हमसे पूछा जाए प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज बना सकता है, वो भी किसकी मदद से, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड फैराड टू माइक्रोफैराड है। कैपेसिटी चार्ज बाई अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। अब सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है यहां पे कि एक कैपेसिटर है जिसका 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटी दी गई है, तो ये आपको बताना है कि हीट लॉस कितना होगा। तो हमें पता है कि हीट लॉस जो भी होगा, हीट लॉस जो होता है वो डायरेक्ट इक्वल हम लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड के। किसके, एनर्जी स्टोर्ड के। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और हमें ये पता भी है कि अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, हीट लॉस की अगर बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम सीधे बोल सकते हैं कि हीट लॉस जो होगा वो बराबर किसके होगा, एनर्जी स्टोर्ड के। अब देखिए, हीट लॉस की अगर बात करेंगे तो ये बराबर होगा किसके, एनर्जी स्टोर्ड के।
और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, हीट लॉस इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, और ये बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट इसको अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो कुछ ये लिखा जा सकता है डायरेक्ट, हाफ सीबी स्क्वायर, हाफ सीबी स्क्वायर। अब यहां पे हाफ वही लिखेंगे, सी जो लिखेंगे, सी जो होगा, सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज हमें पता है 10 की पावर 2 होगा, 100 होगा, तो यहां से 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ये बचेगा 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 4। यहां से आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2, इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये बच्चे आ जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 2, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 जूल। ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमें क्लियर है कि यहां पे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 मिली जूल। कितना हो जाएगा, 10 मिली जूल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 15 माइक्रोकूलम एंड -5 कूलम, दे आर नाउ कनेक्टेड बाय अ वायर, द फाइनल चार्ज ऑन देम। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें फाइनल चार्ज कितना है। तो देखिए अगर हम इसको डायग्राम वाइज समझने की कोशिश करें तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। हमें पता है कि अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, और इसकी बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। एक तरफ 2 सेंटीमीटर होगा, इधर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब ये कनेक्टेड है एक वायर से जिसमें फाइनल चार्ज आपसे कंडक्टर का पूछा जा रहा है। तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं Q1 बाई Q2। अब हमें पता है कि ये बराबर होता है R1 बाई R2 के। अब R1 हमें पता है 2 है, अपान कितना है, 3 है। अच्छा सेंटीमीटर को बहुत ज्यादा हम परेशान नहीं होंगे इसके लिए, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक वायर से। अगर इसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक क्या सेम नहीं हो जाता, पोटेंशियल। पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो कुछ Q1 अपान Q2 इक्वल टू R1 बाई R2, ये लिखा जा सकता है 2/3। और अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो नेट चार्ज अगर हम देखेंगे तो नेट चार्ज हमारा आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, ये आ गया आपका 10 माइक्रोकूलम। कितना आ गया, 10 माइक्रोकूलम। अब 10 माइक्रोकूलम ही दोनों में डिवाइड होगा। तो देखिए अगली स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं। अब नया चार्ज मान लेते हैं हम कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पे बदल जाएगा। अब देखिए अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आपका 2 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। एक 2 सेंटीमीटर है, दूसरा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं Q1 डैश अपान Q2 डैश, ये इसका भी रेशियो सेम आएगा। और Q1 डैश निकालने का सबसे आसान तरीका हम लोग यूज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका खुद का रेशियो कितना है, 2। और हमें पता है रेशियो जो हमें Q1 रेशियो Q2 मिला है ये कितना मिला था, 2:3। तो सम ऑफ रेशियो कितना आया था, 5। सम ऑफ रेशियो अगर देखेंगे तो ये कितना मिला था, 5। तो यहां आ जाएगा 2/5 इंटू टोटल चार्ज कितना है, 10। ये कैंसल होगा, यहां से आ जाएगा हमारा 4 माइक्रोकूलम। दूसरा Q2 डैश अगर हम निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3/5 इंटू 10 माइक्रोकूलम। ये भी कैंसल होगा, कितना आएगा, 2। यहां से आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। एक तरफ 2 माइक्रोकूलम आएगा और एक तरफ क्या आएगा, 6 माइक्रोकूलम आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन माइक्रोकूलम इज, कि गिवन फिगर में जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो क्या होगा, माइक्रोकूलम इज, कि जो चार्ज होगा माइक्रोकूलम पे, अगर वो पूछा जा रहा है तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि ये कॉम्बिनेशन अगर हम लोग ध्यान से देखें
तो ये कॉम्बिनेशन अगर ध्यान से देखिए तो एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये सारे पॉइंट निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपका वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात ये होगी कि पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अब देखिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, हमसे चार्ज पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा C1 रेशियो C2 रेशियो C3, ये बराबर होगा Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब हमें पता है C1 रेशियो C2 रेशियो C3 लिखना चाहेंगे तो 1 रेशियो 2 रेशियो कितना होगा, 3 होगा। ये बराबर किसके होगा, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख दोगे कि Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 ये बराबर हो जाएगा, सब में क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 100 रेशियो 200 रेशियो 300। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 29 का फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मेटल प्लेट्स फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो मेटल प्लेट है वो मिलके एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रही हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d. Now a metal of thickness d by 2 of same area is inserted completely between the plates. The ratio of capacity in two cases is. देखिए शुरुआत में दो प्लेट आपको दी गई हैं, अब अगर ध्यान से आप देखिए तो शुरुआत में दो प्लेट है और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है कि d है। बाद में d बाई 2 थिकनेस का d बाई 2 थिकनेस का d बाई 2 थिकनेस का कोई एक स्लैब इसके अंदर डाल दिया जा रहा है और ये किसका बना है, मेटल का, यानी K जो होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी का होगा, क्योंकि बना किसका है, मेटल का। किसका बना है मेरे प्यारे बच्चों, मेटल का। आगे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ कैपेसिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। अच्छा ये देखिएगा इनिशियल टू फाइनल पूछ रहा है आपसे, तो C अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूंगा तो C तो इसका डायरेक्ट लिख दूंगा, C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसके लिए अगर C लिखना हुआ तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T, यानी क्या लिखेंगे D माइनस D बाई 2, यहां से आ जाएगा ये 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसे लिख सकते हैं हम लोग 2C। अब एक प्यारा सा जो रिलेशन मिला है इसको यूज कर दीजिए। अभी हमें क्या मिला है कि C डैश इक्वल टू 2C, तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसको इधर की तरफ लाएंगे तो 1 बाई 2 दैट इक्वल टू C अपान C डैश। तो इस तरीके से C अपान C डैश का जो रेशियो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1 बाई 2, तो यहां से आंसर कौन सा सही होगा, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Potential difference between the plates of parallel plate capacitor is 4 millimeter and potential difference is 60 volt. If the distance increase to 12 millimeter then, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सोचना है तो पहले हम बेसिक तरीके से सोचते हैं इसको कि C इक्वल टू होता क्या है, इप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब देखिए ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, यानी C जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई D के। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूंगा तो लिख सकता हूं कुछ ऐसे कि V जो होगा, Q कांस्टेंट है, Q क्या है, कांस्टेंट है,
Q क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब या इसकी भी चार्ज की मान लीजिए कोई बात ही नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए, चार्ज को ना ही कंसीडर करिए, हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अब देखो दोनों का कैपेसिटेंस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे C डैश बाई सी अगर लिखना हुआ तो C डैश हमें पता है कि C का कितना है, 12 है। C डैश के लिए कितना है ये तब ले रहे हैं जब 12 मीटर है। 12 मीटर पे कैपेसिटेंस हम C डैश मान रहे हैं और इस पे क्या मान रहे हैं, C मान रहे हैं। तो C अपान C डैश जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4/12। इसे कट करेंगे ये आ जाएगा 1/3। यहां से हम लोग लिख सकते हैं C डैश इक्वल टू 3C। मतलब नया कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी वो बात कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि अब यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c। क्योंकि चार्ज हमारा क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज बदलने वाला नहीं है। तो चार्ज अगर नहीं बदलेगा तो हम लोग यहां पे भी लिख सकते हैं V डैश बाई V, ये बराबर किसके होगा, C। अब देखो अगर हम C लिखेंगे तो V डैश लिखा है तो इसका C डैश कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होगा, C। अब यहां से हम लिख सकते हैं C अपान C डैश की जगह 3C, C से C कटा, कितनी वैल्यू आ गई, 1/3। कितनी आई, 1/3। अब ये सिंपल सा काम बचा है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें पता चल चुका है V डैश इक्वल टू कितना आ गया, 3V। 3 वही रहने दीजिए, V की वैल्यू आपको दे रखा है 60, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 180 वोल्ट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन बच्चे, लेकिन था बहुत मजेदार क्वेश्चन। इन एन एयर कैपेसिटर डायमीटर ऑफ ईच प्लेट इज 4 सेंटीमीटर, capacity of this parallel plate capacitor is equal to the capacity of spherical capacitor of diameter 20 centimeter, then distance between plate is, कि प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर अब हम लिखना चाहें तो शुरुआत में जब हम एयर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हमें डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये डेटा यूज कर सकते हैं आसानी से। दूसरा हमें दे रखा है अगले का 20 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को अगर हम लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इस तरीके से कुछ लिख पाना पॉसिबल है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब हम आगे की तरफ थोड़ा सा इससे बढ़ेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं C1 इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्योंकि फाइनली है तो ये देखिए, अगर डायामीटर, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगुलर हो, अब हो सकता है कि वो डिस्क कैसी हो, सर्कुलर हो, तो भी अपना काम चल जाएगा। अब एक ही जगह थोड़ी सी चालाकी करना कि इप्सिलॉन नॉट A की जगह हम लिखेंगे पाई, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे D, ऐसा कुछ लिखेंगे। C2 अगर मुझे लिखना हुआ तो C2 लिखना भी काफी आसान है। C2 को अगर लिखना चाहेंगे तो C2 इक्वल टू ये लिखा जा सकता है आपका 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसके बाद R लिखेंगे। R की वैल्यू हमें पता है कितना है यहां पे 10 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि C1 बराबर किसके है, C2 के, तो यहां तक हमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C2। अब देखिए C1 की वैल्यू अगर यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा, यहां से अगर ये वैल्यू हम लिखना चाहेंगे तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻4 बाई D, और यही D ही तो निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू 10⁻⁻4, ये बराबर किसके होना चाहिए, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10⁻⁻2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब यहां पे चाहें तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट से 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा
और ये बचेगा 10 की पावर -4 अपान, इसे अगर हम सॉल्व भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1, तो अपान क्या आएगा 10 की पावर -1 इक्वल टू डी, तो यहां से आ जाएगा 10 की पावर -4 + 1 इक्वल टू डी, तो यहां से आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर, ये वैल्यू किसकी आ गई डी की, ये वैल्यू किसकी आई डी की, तो 10 की पावर -3 मीटर, देखिए कोई आंसर है, हाँ 10 की पावर -3 मीटर ये आंसर है बच्चों। फिर आगे बोल रहा है कि 5 कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर विथ 100 वोल्ट बैटरी। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकली अगर हम ध्यान दें तो ये कितना है 10 माइक्रोफैराड है, ये कितना है 60, तो अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 600। अगर इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 20 × 30 ये भी कितना आएगा 600 आएगा, यानी ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, यानी इसका कोई काम नहीं है। तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें ए और बी के बीच का नेट कैपेसिटी चाहिए, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका 10 और ये आपका 30, ये आपका 20 और ये आपका 60, तो ये आपका 10 माइक्रोफैराड है और ये आपका 30 माइक्रोफैराड है, ये आपका 20 माइक्रोफैराड है और ये आपका 60 माइक्रोफैराड। अब यहां पे ये है, तो अब देखिए एक एक का अलग से निकालते हैं। अगर हम इसका निकालना चाहेंगे तो ये दोनों पैरेलल है, कैसे है पैरेलल है, तो मान लेते हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी C1 आएगी, क्या आएगी C1। तो अगर हम देखें सॉरी तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपान ऐड कर देते हैं, तो 10 × 30 अपान क्या लिखेंगे 10 + 30, ये आ जाएगा 300/40, यहां से ये वैल्यू आ गई 30/4 माइक्रोफैराड। अगर हम दूसरा भी निकालना चाहते हैं तो अगर 20 और 60 को हम ध्यान से देखें तो 20 और 60 भी सीरीज में है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं C2, तो C2 इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 × 60 अपान 20 + 60, ये आ जाएगा आपका 1200 अपान 80, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 60/4 माइक्रोफैराड। अभी देखिए अगर आगे देखें इन दोनों को तो ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं, सॉरी पैरेलल आ चुके हैं, तो यहां पे A है, ये ऊपर की तरफ C1 है, नीचे की तरफ क्या है C2 है, यहां पे C1 है और यहां पे क्या है C2 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका C नेट हम लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट ऐड कर दें C1 + C2, C1 की वैल्यू हमें पता है कितना दिया है 30/4 प्लस अगला 60/4, यहां से बच्चों आ गया ये 90/4 माइक्रोफैराड। तो कौन सा आंसर होगा तीसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 4 प्लेट ऑफ सेम एरिया आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना तो सबसे पहले एक चीज देखिए, इसको हम अपनी तरफ से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए एक तरफ जो होगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक तरफ क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल होगा, और अगर 5 प्लेट लगी है तो कैपेसिटर कितना बनेगा 4। तो देखिए हम लोगों को 1 मिनट का टाइम मिलता है, तो उस पे अगर हम इस पे प्लस प्लस साइन लगाएं, माइनस माइनस साइन लगाएं, उसके बाद कैलकुलेट करें तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट या कैपेसिटर, देखो आप ये सोच लेना कि एक पॉइंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, दूसरा सारे पॉइंट निगेटिव से जुड़े हैं, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल है, तो उसमें सोचना ही नहीं है। तो सी नेट अगर ऐसे केस में लिखना हुआ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n-1। क्या लिखेंगे n-1 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट a/d। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो n-1 इप्सिलॉन नॉट a/d आएगा, इस पे इसको हम लिख सकते हैं 4-1 इप्सिलॉन नॉट a/d, ये आ जाएगा 3 इप्सिलॉन नॉट a/d।
इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4, टोटल 4 प्लेट है, तो कैपेसिटर कितने बनेंगे 3, और वो किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। अच्छा, ये ना भी लगाने का मन हो तो भी डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये आपके सामने नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। 4.5 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। पहले ये देखिए कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। यानी इसको लिखना हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 12 वोल्ट है, ये आपका 4.5 माइक्रोफैराड है, ये आपका कितना है 9 माइक्रोफैराड है। तो इसकी जगह अगर हम लिखना चाहते हैं तो सी नेट हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2। देखिए सीरीज में है तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 4.5 इंटू 9 अपान 4.5 प्लस 9। अब इसे 4.5 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहां पे 9, यहां पे प्लस में है तो 4.5 दोनों से कॉमन होगा, तो 4.5 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 1 प्लस 2। 4.5 से 4.5 कैंसल, ये आ गया 9/3, यानी कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड। अब यहां से सी नेट हमारा कितना आया, अब देखो सी नेट तो हमने निकाल लिया, अभी एक चीज और निकालनी बाकी है क्यू। अगर क्यू हम निकालेंगे तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी लिखेंगे। सी इक्विवेलेंट अभी हमारा 3 माइक्रोफैराड आया है, और वोल्टेज अगर देखें तो 12 है, तो यहां से क्यू हमारा जो आ गया वो टोटल आ गया 36 माइक्रो आया। अब हमें से पूछा जो जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमसे पूछ रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है 4.5, इसकी बात कर रहा है। तो हम पोटेंशियल लिखेंगे किसका 4.5 का, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं Q बाई सी, Q बाई सी। Q अगर हम लिखना चाहेंगे तो Q हमारा कितना आया 36 अपान कितना लिखेंगे 4.5, इधर भी माइक्रो है तो 10 पावर माइनस 6, इधर भी माइक्रो है तो 10 पावर माइनस 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आप डायरेक्ट लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे लिख सकते हैं 36 अपान 4.5, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 72/9 आ गया, वैल्यू कितनी आ गई 8 वोल्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 35 में आंसर कौन सा है 8 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 0.5 ओम, यानी कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस होगा कितने ओम का 0.5 ओम का, ये इंटरनल है। इसके बाद कह रहा है कि आपको चार्ज प्लेट कैपेसिटर पे बताना है, तो चार्ज बताने के पहले हमें ढूंढना पड़ेगा इस पे। तो देखिए अगर हम देखें 5 माइक्रोफैराड, तो स्टडी स्टेट में कोई करंट, ठीक है, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, नो करंट विल फ्लो, कोई करंट कैपेसिटर की वजह से फ्लो करने वाली नहीं है। तो अब जब फ्लो करेगी ही नहीं, तो रेजिस्टेंस अगर हम आर नेट निकालना चाहें तो आर नेट अगर ध्यान से देखिए तो सब सीरीज में ही है, कितना 1 प्लस 1 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 2.5। अब देखिए इधर अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस पे हम कितना लिख देंगे 2.5 वोल्ट, तो यहां से डायरेक्ट लिखा जा सकता है वी नेट हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5। अब थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि आपको, अब ठीक है किसकी बात कर रहे हैं पोटेंशियल की कैपेसिटर पे, किस पे बात करेंगे कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर पे भाई ध्यान रखना पड़ेगा 2 अपान कितना लिखेंगे 2.5 इंटू, अब देखो आर नेट और वी नेट दोनों सेम है तो कितना लिख दोगे 2.5, यहां से ये वैल्यू कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। और हमसे पूछा जा रहा है चार्ज, तो चार्ज अगर हमें निकालना हुआ कैपेसिटर पे, चार्ज चाहिए वो भी किस पे कैपेसिटर पे, और अगर कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं सीवी। सीवी सी की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो सी हमारा आ चुका है ऐसा कि 5
माइक्रोफेराड इंटू वोल्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, V की वैल्यू अभी निकाले हैं 2, तो यहां से आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम, तो अगर ध्यान से देखें तो 36 का आंसर कितना है, तीसरा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 3 plates A, B and C each of area 50 centimeter square are taken. Distance between A and B and between B and C is 3 millimeter. When the plates are fully charged, then stored energy in the capacitor is. अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि A जो है ये प्लेट, ये कॉमन है A के साथ भी और B के साथ भी। प्लेट कितने, 3, तो कैपेसिटर कितने बनेंगे, 2। प्लेट 3 तो कैपेसिटर कितने बनेंगे। अब देखिए, कैपेसिटर अगर बनाना चाहोगे तो कैपेसिटर कुछ ऐसे बना सकते हैं हम लोग, एक तरफ B रख लेते हैं, दूसरी तरफ A है, फिर यहां पे भी एक तरफ C होगा, इधर की तरफ B होगा, और इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, A पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा। A और C किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उसके लिए नहीं तकलीफ लेनी, और B किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। अच्छा, ये लाइन बराबर रखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है कि दोनों का रजिस्टर, भाई अगर U लिखना हुआ 2 है तो एनर्जी स्टोर्ड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब C इक्विवेलेंट अगर मैं लिखना भी चाहूं यहां पे, तो देखिए दोनों किसमें ऐड है, सीरीज में ऐड है, तो उसी तरीके से करेंगे। तो एक का भी C होगा तो अगले का भी C होगा, कितना आ जाएगा, 2C। अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो एनर्जी स्टोर्ड पूछा जा रहा है कॉम्बिनेशन की, तो एनर्जी स्टोर्ड हम लोग लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड ये बराबर हमेशा होगा हाफ C। लेकिन C को याद रखिएगा कि C कौन सा लेंगे हम, इक्विवेलेंट V²। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2C, फिर V का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, अब CV² बचा है। C की जगह अगर हम ध्यान से रखना चाहें तो C की जगह इप्सिलॉन नॉट A/D लिख सकते हैं। इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर कितना होता है, -12। भाई C इक्वल टू आप लिखोगे क्या, इप्सिलॉन नॉट A/D, यही तो लिखोगे। अच्छा, एरिया अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये 50 इंटू 10 पावर -4 है, 50 इंटू 10 पावर -4 है। 8.85 इंटू 10 पावर -12 इंटू 50 इंटू क्या लिखेंगे, 10 की पावर -4 अपान क्या लिखेंगे, D की वैल्यू 3 मिलीमीटर है। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, 3 इंटू 10 पावर -3 मीटर इंटू V का स्क्वायर। V यानी कितने का स्क्वायर, वोल्टेज आपको दे रखा है 12 वोल्ट, तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। और प्यारे बच्चों, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.1 इंटू 10 की पावर -9 जूल। इस तरीके से दूसरा आंसर सही होगा। बेसिक सा कैलकुलेशन है बच्चों, आप लोग कैलकुलेशन में अच्छे हो, आसानी से कर सकते हो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। A parallel plate capacitor of capacity C is connected with a battery and is charged to potential difference V। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका सीधा मतलब है कि हमें मतलब किससे होगा, कॉमन पोटेंशियल से। तो V कॉमन अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इसे लिख सकता हूं Q2 माइनस Q1 अपान C1 प्लस C2। इसके लिए कोई तकलीफ नहीं लेनी है। अब देखिए, अगर मैंने Q2 लिखने की कोशिश की तो Q2 के लिए क्या लिखेंगे, 2C 2V माइनस CV अपान में क्या लिखेंगे, C1 प्लस CT यानी 3C, C प्लस 2C। तो यहां से V कॉमन अगर मैं लिखना भी चाहूं तो V कॉमन आ जाएगा मेरा 4CV माइनस CV अपान 3C। यहां से आ जाएगा 3CV अपान 3C
ये कटेगा, आपका आ गया V, यानी कॉमन पोटेंशियल V ही रहा। अब ये क्वेश्चन एक लाइन का हो चुका है बच्चे, चलिए इसको लिख लेते हैं। यू आपसे फाइनल पूछ रहा है, तो फाइनली लिखने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, यही यूज करते हैं। पहले के लिए पोटेंशियल कितना होगा, कैपेसिटेंस तो सी रहेगा लेकिन पोटेंशियल वी स्क्वायर होगा। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, अब कैपेसिटेंस दूसरे का 2c ही है लेकिन कॉमन पोटेंशियल v का स्क्वायर है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया 3/2 cv स्क्वायर। कितना आ गया, 3/2 cv स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। Assertion when a dielectric medium is filled between the plate of capacitor, its capacity increases। ये जानते रहिए, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये चारों जो होते हैं ये डिक्रीज कर जाते हैं के टाइम्स। के टाइम्स क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। ये सब के टाइम्स क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों आगे, और कैपेसिटेंस जो होता है यानी C जो होता है ये इंक्रीज करता है के टाइम्स। मतलब अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी सब के टाइम्स घटेगा, सिर्फ बढ़ेगा क्या, C की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, के टाइम्स C। अब ये देखिए, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाला तो सीधी बात है कि कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, सीधा मतलब है कि क्या भाई, 400 फिक्स है, तो क्या घटेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। ये रीजन भी सही है। अच्छा, अब देखते हैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो अगर अब इस क्वेश्चन से हम डिफाइन करना चाहें तो हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि अगर C की वैल्यू बढ़ी, C की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी, तो सीधा मतलब क्या होगा, Q अपान डेल्टा V, ये क्या होगा, घटेगा। यानी ये क्या कर रहा है, रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। रीजन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। रीजन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला होगा मेरे प्यारे बच्चों। 39 का ऑप्शन कौन सा होगा, पहला होगा। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे देख के आपको डर लगेगा, लेकिन है क्वेश्चन बहुत इजी बच्चे। इस क्वेश्चन में कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। अब C मुझे लिखना हुआ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, P इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, R1 R2 अपान क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब C यहां से अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट रहेगा। R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3R इंटू 2R अपान 3R माइनस 2R। यहां से ये आ जाएगा C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 6R इंटू R बाई R। R से R कैंसल हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 24 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ये किसकी वैल्यू है, कैपेसिटेंस की, वो आपसे पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, चार्ज वो पहले दे के रखा है, यानी यहां पे दूसरा वाला फार्मूला लगा देंगे, C इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो क्यू स्क्वायर वही रहने दीजिए, 2 इंटू कितना लिखेंगे, 24 पाई इप्सिलॉन नॉट R लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 48 पाई इप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, 48 एक ही जगह है। इन द गिवन फिगर प्लेट एरिया इज A एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा, चार्ज अलग अलग है, सेम चार्ज नहीं दिया है, तो हमें पता है कि पहले अगर ऐसा कोई भी केस मिलेगा तो अब जैसे हमें पता है यहां पे Q है, यहां पे क्या है, -7Q है। तो सबसे पहले तो पता करें कि कैपेसिटेंस में क्या खेल हो रहा है। तो खेल ये होगा, Q और -7Q मिलेंगे तो कितना बनेगा, -6Q।
तो आधा -3q इधर आ जाएगा, आधा -3q इधर आ जाएगा, ऐसे जाएगा। अच्छा बच्चे, इसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये -3q है तो इधर कितना आएगा भाई, ये -3q इधर दिया है तो हमें तो यहाँ पे नेट चार्ज q ही चाहिए, चार्ज कंजर्व रहेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4q। इधर हम लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा -4q। यानी कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो हमें क्लियर हो गया है कि कितना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम बोलेंगे कि सर जो चार्ज होगा कैपेसिटर के अंदर वो कितना है भाई, प्लस वाली प्लेट का लेते हो, कितना है सर 4q है। और हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर की बताइए, तो वही पुराना फार्मूला जो अभी हम लोगों ने लगाया था वही लगा देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब यहां से क्यू स्क्वायर बाई 2c हम लोगों को लिखना है। अब ये आपका q की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्चुअली 4q का स्क्वायर बाई 2c, ये आ जाएगा 16q स्क्वायर बाई 2c। यहां से मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 8q स्क्वायर बाई c, 8q स्क्वायर बाई c। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, ये आपको करेक्शन करा दिया गया था बच्चे कि ये क्या होगा फैराडे। और एक कंप्लीट चार्ज कैपेसिटर बिहेव एज शार्ट पाथ। तो हमें पता है कि ये जो करेक्शन कराया गया था आपको, उसमें हमें पता है बच्चे कि फैराडे की अगर बात कर रहे हो तो फैराडे जो है वो किसकी यूनिट है, चार्ज की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, एक कंप्लीट चार्ज कैपेसिटर बिहेव एज शार्ट पाथ, तो ये शार्ट पाथ की तरह बिहेव नहीं करता, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब वहां से करंट वो जाने ही नहीं देगा। तो ये इसका सीधा मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों की दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। तो यहां से 42 का अगर हम लोग आंसर लिखना चाहेंगे तो 42 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन सर्किट मैच द कॉलम, एक 3 माइक्रोफैराड है, एक 6 माइक्रोफैराड है, और दोनों को अगर हम ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों तो ये किसमें जुड़ा है, सीरीज में। तो सीरीज में अगर जुड़ा है तो सी नेट हम निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 3/6 प्लस 3, ये आ जाएगा 18/9, यहां से क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। इसके बाद अगर हम आगे लिखना चाहेंगे इसको तो ये आपको लिखा जा सकता है, Q की वैल्यू अगर हम नेट निकालना चाहें तो हम C इक्विवेलेंट इंटू V यूज करेंगे। C इक्विवेलेंट 2 निकाले हो, 2 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज कितना है 8, ये आ जाएगा 16 माइक्रोकूलम। कितना आ गया 16 माइक्रोकूलम। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब पहला ऑप्शन मिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड यानी एनर्जी हमें चाहिए किसमें, 3 माइक्रोफैराड में। तो फार्मूला तो वही यूज होगा ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब देखिए क्यू सीरीज है तो दोनों में सेम मिलेगा चार्ज, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या मिलेगा, सेम। तो चार्ज तो डिवाइड होने से रहा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 16 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 2, और कैपेसिटेंस अगर हम लिखेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -6। अब 16 और इसको काटेंगे तो एक तरफ 16 बचेगा, 2 और 1 मिनट बच्चे, C की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू कितनी है 3 है, कैपेसिटेंस हमें दिया है कितना 3। अब देखिए अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 256/6 इंटू 10 पावर -6, इसे भी कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 128/3 माइक्रोफैराड। अब मिला दीजिए तो एनर्जी स्टोर 3 ये कितना है R से,
तो ए का पी गलत है, पी गलत है, क्यू गलत है, कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भले ये पहाड़ जैसा क्वेश्चन है लेकिन कर हम लोग नीट के तरीके से ही आसानी से सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? ऐड होता है। तो हम लोग यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि सर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा सर, 20 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड और ये आके बैटरी से जुड़ गया 310 वोल्ट। ये कितना है आपका 20 माइक्रोफैराड, ये कितना है आपका 8 माइक्रोफैराड, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है 8 माइक्रोफैराड, और ये कितना आया 12 माइक्रोफैराड। अगर ध्यान से देखें इस पूरे कॉम्बिनेशन को तो ये कॉम्बिनेशन किसमें है? सीरीज में है। ये कॉम्बिनेशन प्यारा सा हमारा किसमें है? सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/8 प्लस 1/12। तो ये बोल सकते हो कि अब देखो सबसे आसान होगा कि हम मल्टीप्लाई कर दें, 120 ले लेते हैं एलसीएम, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई तो 6/120 प्लस यहां ऊपर नीचे 15 का करना पड़ेगा, 15/120 प्लस 10/120, यहां से ये वैल्यू हमारी आ गई 31/1। अच्छा ये C 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आई है आपकी 31/120, 31/120। तो यहां से C इक्विवेलेंट मैं लिखना चाहूंगा तो ये आ जाएगा 120/31, ऐसा कुछ आएगा। यहां से बच्चे अगर हम लिखना चाहेंगे आगे तो अब C इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए सीरीज में तो चार्ज क्या आता है? सेम आएगा। अच्छा चार्ज पहले निकाल लेते हैं कि चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू हम वही पुराना यूज करेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना आया है 120/31 इंटू कितना 310, ये कैंसल हुआ इससे, ये आपका आ जाएगा 1200 माइक्रोकूलम। अब देखिए आपको पता है कि कॉम्बिनेशन में यहां तक तो सही है लेकिन इसके बाद ये दो जगह डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 4 माइक्रोकूलम और यहां पे 4 माइक्रोकूलम, यहां पे भी कितना था 4 माइक्रोकूलम। तो अब यहां पे हमें पता है कि ये जस्ट क्या होगा, हाफ होगा। आधा चार्ज इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, यानी इधर कितना आएगा 600 माइक्रोकूलम, इधर भी कितना आएगा 600 माइक्रोकूलम। ये आगे जाके फिर चार्ज, ये चार्ज आधा आधा बटेगा। अब हमसे देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। चार्ज स्टोर्ड तो आपने निकाल ही लिया, कितना आ गया 600। अब अगर आपको कहीं मन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, V निकालने का 4 माइक्रोफैराड के अलावा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए Q/C। Q/C, Q अगर हम लिखना चाहेंगे तो Q हमारा कितना है, आया है अभी 600 माइक्रोकूलम अपान कैपेसिटेंस अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है। ये माइक्रोफैराड से माइक्रो गयो काम से हमारे पास आ जाएगा ये 150 वोल्ट। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। 2 copper spheres of same radii, one hollow and other solid are charged to same potential which will hold more charge। सीधी बात है बच्चे, किसी बॉडी को जब चार्ज दिया जाता है तो उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है और आउटर सरफेस सेम है तो दोनों के पास होल्ड करेंगे इक्वल चार्ज, यानी कैपेसिटेंस क्या होगा, सेम होगा। उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। How many capacitors each of 8 microfarad and 250 volt are required to form a composite capacitor of 16 microfarad and 1000 volt? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो पहली चीज ये ध्यान दीजिए कि 8 माइक्रोफैराड का है और हमें वोल्टेज कितना चाहिए, 250 से 1000 बनाना है, यानी कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, सीरीज। कॉम्बिनेशन यहां पे हमें क्लियर हो गया कि कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है।
लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो देखिए अगर हम बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4। हमें पता है इसका कितना 250 वोल्ट, इसका भी 250 वोल्ट, इसका भी 250 वोल्ट, इसका भी कितना 250 वोल्ट। यानी अगर यहां पे हम ये अगर देखें तो ये कितना टोटल आ गया, इन चारों का सम कितना आ जा रहा है 1000 वोल्ट, ये तो आ गया। और हमसे बोल रहा है कि कैपेसिटेंस से वैल्यू कितनी आनी चाहिए 16 माइक्रोफैराड। तो 16 माइक्रोफैराड के लिए प्रभु ये ध्यान दीजिएगा, ये 8 का है, ये भी 8 माइक्रोफैराड है, ये भी 8 माइक्रोफैराड है, ये भी 8 माइक्रोफैराड है। तो यहां से अगर हम सी नेट निकालेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड बाई 4, यहां से आ गया 2 माइक्रोफैराड। क्या आ गया 2 माइक्रोफैराड। अब आगे अगर मैं लिखना चाहूंगा तो देखिए अब सीधी बात है कि ऐसी हमें कई ब्रांचेस लेनी पड़ जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि 2 माइक्रोफैराड है, कितना है 2 माइक्रोफैराड है। अब हमें एक ब्रांच से कितना कैपेसिटेंस मिल रहा है, सी इक्विवेलेंट फॉर 1 ब्रांच, एक ब्रांच के लिए, 1 ब्रांच के लिए कितना मिल रहा है 2 माइक्रोफैराड। और हमें कितना चाहिए 16 माइक्रोफैराड चाहिए। तो इसके लिए ब्रांचेज कितनी होनी चाहिए भाई, अगर यहां पे n ब्रांच होती तो बराबर हो रहा है ये, तो अगर n ब्रांच हम लिखना चाहें तो n ब्रांच लिखेंगे हम, n ब्रांच इंटू 2 माइक्रोफैराड, ये बराबर किसके आएगा 16 माइक्रोफैराड के। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि n इक्वल टू आ गया 16 माइक्रोफैराड अपॉन 2 माइक्रोफैराड, यानी कितना आ गया 8 माइक्रोफैराड। कितना आ गया 8 माइक्रोफैराड, सॉरी 8 दोनों माइक्रोफैराड में ही है तो वैल्यू कट जाएगी 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 8 ब्रांच। कितनी ब्रांच आई 8 ब्रांच। और आप ध्यान से देखिए अगर तो एक ब्रांच, क्या एक ब्रांच, तो कैपेसिटर कितना 8 कैपेसिटर, एक ब्रांच तो कैपेसिटर कितना 8, सॉरी कैपेसिटर कितने हैं 4, कैपेसिटर कितना लगा है 4, एक ब्रांच में कैपेसिटर कितने 4, 1 2 3 4। और हमारे पास ऐसी ब्रांच कितनी बनानी पड़ेगी 8, तो 8 ब्रांचेज में कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 यानी 32 कैपेसिटर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था बच्चे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी C इक्वल टू हमें दे रखा है इप्सिलॉन नॉट A बाई D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यही हमारे सिलेबस में भी है बच्चों, तो बाहर का हमें सारा पढ़ना भी नहीं है जाके बैठ के सारा फालतू का कि हम और कुछ का पढ़े। अब C डैश, अब हमें पता है कि C डैश बदला होगा। अच्छा ये कह रहा है कि 2 इक्वल हाफ में हम कर रहे हैं तो भाई C1 प्लस C2 हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं K1 इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए वो 2 बराबर हाफ में एरिया डिवाइड हो रहा है, यानी इसे लिख सकते हैं A बाई 2, उसके बाद क्या लिखेंगे D प्लस K2 इप्सिलॉन नॉट, एरिया हाफ हो जाएगा 2 बाई D। अब ध्यान से अगर हम इसको लिखना चाहें तो C डैश इक्वल टू, ये लिख पाना पॉसिबल है कुछ हमारे लिए, 2, K1 की वैल्यू कितना दे रखा है 2, ये देखिए K1 2 दे रखा है, तो ये कितना लिखेंगे 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, ये इससे कैंसिल होगा, प्लस आगे हम लिखना चाहेंगे ये 4 इंटू 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, ये इससे कैंसिल होगा 2 आएगा, तो यहां आ गया आपका इप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई D,
तो यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू सी, और ये वैल्यू सी की वैल्यू 10 दे रखा है, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 30 माइक्रोफैराड। बहुत प्यारे क्वेश्चन है बच्चे, और आप इंजॉय भी करोगे इस क्वेश्चन को करते हुए, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो फिर हमें करने में भी, सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। An object is placed at a distance of 40 सेंटीमीटर from a concave mirror। अब मिरर थोड़ा सा ध्यान देना, मिरर ध्यान देना, हम लोग कोई बिना, ठीक है, डायग्राम बनाए भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मिरर है तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, मिरर फार्मूला यूज होगा। मिरर फार्मूला इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन v प्लस 1 बाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। कॉनकेव, केव के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव होती है। तो अब देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं इसे 1 अपॉन -15 दैट इक्वल टू v। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, अब देखते हैं। u हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर पे है, यानी ये क्या दे रखा है हमें, u दे रखा है, और u भी किस में आएगा हमारा, निगेटिव में आएगा। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई 40 ये आएगा, और हम लोगों को v निकालना है तो इसको इधर की तरफ ले लेते हैं। तो 1 बाई वी दैट इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 40। अगर अब ऊपर डायरेक्ट 60 ये इधर लेके जाइए तो यह आ जाएगा -14 प्लस 15 अपॉन 600। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -25 अपॉन 600। ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा -100 अपॉन 2400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो यहां से हमें मिला 1 बाई वी इक्वल टू 1 अपॉन -24, यहां से आ गया v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। अभी इमेज कितना आया, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। कितना आया, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अब ऑब्जेक्ट कहां आ जा रहा है, आगे की तरफ। ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, आगे की तरफ, यानी अब ये जो 40 डिस्टेंस थी ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 माइनस 20 कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो अब हम यही मिरर फार्मूला तो लगाएंगे लेकिन तरीका बदल देंगे। 1 बाई एफ दैट इक्वल टू 1 बाई वी डैश प्लस 1 बाई यू डैश। अब देखो ये तो वही रहेगा -1 बाई 15। 1 बाई आपसे पूछा क्या है, वी डैश निकालना है पहले, वी डैश प्लस 1 बाई -20 लिख सकते हैं। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो -1 बाई 15 प्लस 1 बाई 20 ये बराबर किसके हो गया, 1 बाई वी डैश के। यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे तो यह आ जाएगा -20 प्लस 15 अपान 300 दैट इक्वल टू 1 अपान वी डैश। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा -5 अपान 300 दैट इक्वल टू 1 अपान वी डैश। ये कैंसिल होगा, यहीं पे आ जाएगा -1 बाई 60 दैट इक्वल टू 1 बाई वी डैश। यहां से वी डैश कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर, यानी 36 से कितना, 60 सेंटीमीटर। तो इमेज विल शिफ्ट। इमेज जो है वो पहले कहां बन रही थी, 24 पे, फिर वो किधर आई, 60 पे। तो इसे लिख सकते हैं 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। लेकिन ये याद रखिए कि डिस्टेंस क्या हुई है, बढ़ी है, यानी ये क्या हुआ है, अवे फ्रॉम मिरर। 30 सेंटीमीटर तो है लेकिन कहां, अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम मिरर। तो अवे फ्रॉम मिरर अगर हम देखेंगे 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग लिखना चाहें तो बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, कि वो प्लेन मिरर पे गिर रही है कैसे, नॉर्मली। कैसे गिर रही है,
नॉर्मली, और ये किस सोर्स से जा रही है, एल से। अब देखिए अगर हमने इसको रोटेट कर दिया, क्या किया, रोटेट कर दिया मिरर को थीटा से, किससे कर दिया रोटेट, थीटा से, यानी मिरर पहले ऐसे था, सपोज कर लीजिए मिरर कुछ पहले ऐसे था, मिरर कुछ पहले ऐसे था। अब मिरर को हमने कहा कि भैया तुम ठीक है, और इस पे जाके रेस जो गिर रही थी, भाई रेस तो सीधे कैसे जाएगी, नॉर्मली जाएगी सोर्स से, तो ये गई आपकी नॉर्मली सोर्स से, और ये आपका प्यारा सा सोर्स एल है, प्यारा सा सोर्स क्या है, एल है। अब वो कह रहा है कि मिरर को आप बेंड कर दीजिए थीटा से, किससे कर दीजिए, थीटा से, यानी मिरर अब जो था उसको हमने चेंज किया, एंगल इसके बीच का डेविएट करा के कितना ले लिया, थीटा। ये आपका एंगल कितना है, थीटा है। तो थीटा अगर है, अब मिरर को आपने बेंड कराया, तो अब ये क्लियर है आपको कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किससे बदलेगी, 2 थीटा से। अगर मिरर रोटेटेड बाई थीटा से, रोटेटेड बाई थीटा, मिरर किससे रोटेट किया आपने, थीटा से, इसका मतलब होगा रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाई 2 थीटा। ये किससे रोटेट होगा, 2 थीटा से। तो बना देते हैं 2 थीटा से हम, ये तो भाई इंसिडेंट रे थी आने वाली, और अब ये जा किससे रहा है, कलर बदल देते हैं, ये जा रहा है कुछ ऐसे, अच्छा जा किससे रहा होगा, 2 थीटा से। ये जा रहा है आपका किससे, 2 थीटा से, किससे जा रहा है, 2 थीटा से, और ये आपको दे रखा है कि ये बी है और ये क्या है, ए है। तो देखिए अगर हम tan थीटा को मेजर करते हैं, तो tan 2 थीटा अगर मेजर करते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए कि tan जब भी मेजर करते हैं तो जिससे मेजर करते हैं वो हमेशा कहां की तरफ होता है, नीचे की तरफ। तो यहां पे ठीक है, हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, b बाई ए। और अगर इफ थीटा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल का मतलब वेरी स्मॉल, तो थीटा नियर अबाउट किसके होगा, साइन थीटा के, ये बराबर किसके होगा, tan थीटा के। तो अभी tan थीटा की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, दैट इक्वल टू b बाई 2a, यहां से बच्चे थीटा इक्वल टू आ गया b बाई ए आएगा, b बाई ए आएगा, यहां से थीटा अगर हम लिखना चाहेंगे तो b बाई क्या आ जाएगा, 2a। तो ऐसा ऑप्शन हम देखें तो एक ही है हमारे पास, b बाई 2a, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करना है। अब देखिए m की वैल्यू -2 है, मतलब 1 से भी ज्यादा है, और यहां पे 1 से ज्यादा है, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि मिरर कैसा होगा, कॉनकेव होगा। भाई सीधा मतलब v बड़ा बनेगा, v क्या होगा, बड़ा बनेगा। अगर m इक्वल टू हम -2 लिख रहे हैं, तो m इक्वल टू होता भी है -v बाई यू, तो ये -2 है, ये आ गया -v बाई यू, तो इधर लाएंगे तो -v इक्वल टू क्या आ गया, -2u, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहां से अगर लिखना चाहे तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2u लिख सकते हैं। अच्छा देखो -2 है, 1 से ज्यादा, इसका सीधा मतलब है कि ये मिरर कैसा होगा, कॉनकेव, कैसा होगा, कॉनकेव होगा। और जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रही है कि इमेज जो होगा वो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, कैसा होगा, रियल। तो अब मिला के देखिए एक बार, कॉनकेव, मिरर और कैसा, रियल, यानी Q और R। तो A का Q और R,
तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीसरा सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप सेशन को काफी एंजॉय किए होंगे।